तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम देखेंगे आर्टिकल। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे हम। तो देखिए, कुछ इसमें आज सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट ही हैं लगभग। तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप ये एडिटोरियल सुने तो इसके बाद से आप खुद भी इसको रीड करें। या तो इसको लैपटॉप से रीड कर सकते हैं, या तो आप इसकी कॉपीज़ मंगा के, जैसे न्यूज़पेपर आप मंगा के उसको पढ़ सकते हैं। तो I'll give only a gist of this article, तो you have to study by yourself। तो आज थोड़ा लेट हो गया आर्टिकल में, बट फिर भी बात करते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। देखिए, न्यूज़ में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पास होने वाला है, जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे क्या असर पड़ेगा वो एक बात करेंगे उसकी। फिर उसके बाद से जो इंडिया यूएई का है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, फिर आज भी डिस्कस करेंगे उस पर। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला आर्टिकल ये है, अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर एवरी इंडियन। ठीक है, इसमें क्या है कि देयर नीड टू बी अ यूनिवर्सल सिविल कोड एप्लीकेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो मतलब पहले ही पता चल गया कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरह से ये पॉजिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर, और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है अपनी सोसाइटी के लिए। तो देखिए, इसमें है कि 22nd जो लॉ कमीशन था उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्रेम करने का रिकमेंडेशन किया था। तो उसमें क्या था कि अभी इस पर डिबेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी इस पर बात चल रहा है, कमेटी लेवल पे चल रही है उसकी मीटिंग, अभी ये पास हुआ नहीं है, अभी इस पर बहुत सारे प्रोसीजर बचे हुए। तो उसमें क्या है कि दिस लॉज वर इंस्टीट्यूटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनी। देखिए, जब ब्रिटिश की कॉलोनी चलती थी हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग हिंदू के लिए लॉ बनाया था, मुस्लिम के लिए लॉ बनाया था। उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या थॉट था, मे बी ये हो सकता था कि वो सोसाइटी को ये हो सकता था कि उनके सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से बनाए होंगे। या तो इसका नेगेटिव साइड भी था कि ब्रिटिश वो डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करें और इंडियन के सेंटीमेंट को और ज़्यादा जीत सकें, इस वजह से वो लॉ लेके आए होंगे। और ये अभी जो हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग पर्सनल लॉ चलता है, ये अभी भी ये आपकी कॉलोनियर्स जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ही अभी प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बट सोसाइटी जो है वो एक टाइम के बाद से डेवलपमेंट जब धीरे धीरे सोसाइटी में होने लगते हैं, तो वो सोसाइटी अब इक्वालिटी की बात, जो नए डेमोक्रेसी के जो नए फीचर होते हैं, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गई, ये एक्चुअली ये तो बहुत पुराने हैं, बट सोसाइटी जैसे डेवलप होती है वो और डायमेंशन को ढूंढती है। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी वो पीछे छूटती जाती हैं और नई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो इसी वजह से आज की सोसाइटी में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। देखिए क्या है कि लॉ दैट आर बॉक्स्ड, पर्सनल लॉ इन इंडिया आर बॉक्स्ड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और सोशल ओरिजिन्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ये लॉ इसी वजह ऐसे ही बना था, आपका पर्सनल लॉ ऐसे ही बना है आपका। However, it does not take much to see a fearful symmetry between them. ठीक, this is their unmistakably patriarchal framing। तो अभी हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि अब पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो उसमें एक पैट्रियार्कल फ्रेम दिखता है, उसमें मतलब वो एक झलक जो होता है वो पितृसत्तात्मक बोलते हैं इसको, कि जैसे कि एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी की वो बात करता है। दस ओनली, जैसे कि आप अगर बात करेंगे कि दस ओनली अ मैन कैन बी कर्ता और हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अब आप जनरली देखते होंगे कि आपकी फैमिली में क्या होता है कि मेल ही जो होगा वो काम पे जाएगा और घर पे औरतें होंगी, ऐसा एक छवि होता है। तो वो आपका एक लॉ के, ऐसा ऑथर का मानना है कि वो एक लॉ ही इंटाइटल किया जिससे ये पता चलता है कि जो मेन होगा वही करता होगा, मतलब वही वो घर का हेड होगा और वही काम पे जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है कि जो मुस्लिम में डिवोर्स होता है, तो वो जो वुमेन होती है जो डिवोर्स, तो जैसे हिंदू में क्या होता है कि जो वुमेन होती है उसको मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन मुस्लिम में क्या होता है कि कुछ सर्टेन पीरियड्स के बाद से वो अपने मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, और क्या है कि अमंग सम ट्राइबल्स ऑफ इंडिया द कस्टम दैट इज़ दैट वुमेन डू नॉट इन, कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले। एक्चुअली ये ट्राइब्स की बात नहीं है, ये जनरली हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं कि जो शादी होने के बाद से जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो क्या होती है अपने फैमिली में अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनती। एक्चुअली वो कहीं नहीं हिस्सा प्रॉपर्टी का बन पाती हैं। ठीक है,
तो ये यही बता रहा है। प्लस जो पारसी वुमेन जो होती हैं वो अपनी कम्युनिटी से निकाल दी जाती हैं अगर दूसरे कम्युनिटी में शादी करते हैं। तो ये अलग अलग कम्युनिटी जो होती है अलग अलग तरह के वो चीज़ें अपने नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडिया सिविल कोड इज़ यूनिफॉर्म ऑलरेडी। तो देखिए अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट लाना है तो इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में लाना पड़ेगा, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि अभी ये सब चीज़ें तो चल ही रहा है। अब बीच में मुद्दा उठ रहा था LGBTQ, ये तो फिर भी आपके जैसे ऑथर का बताना कि फ्लॉट्सैम और जेटसैम के अंदर में आते हैं। फ्लॉट्सैम जेटसैम क्या होता है कि जब कोई शिप में से कोई सामान जैसे कि अगर ओशन में अगर कोई शिप जा रहा है तो जब लहरें आती हैं तो सामान गिरने लगते हैं। तो जेटसैम अगर सामान एक्सीडेंटली गिरता है तो जेटसैम फ्लॉट्सैम होता है। और जेटसैम कब होता है जब शिप का जो भार बढ़ने लगता है तो उससे सामान निकाला जाता है। इन द सेंस कि इग्नोरेंस वाली बातें, जैसे कि LGBTQ को इग्नोर, एक डब्बे को निकाल रहे हैं शिप से, तो वो कैटेगरी में रखा था, उनको तो कोई अभी दर्जा ही नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से क्या है कि वी कैन नाउ सी वाई वी कैन नॉट कंसिडर आवरसेल्फ टू बी अ डेमोक्रेसी। हम अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी अपने आप को हम क्यों नहीं कैसे नहीं दिखा सकते? जैसे कि कंटिन्यू विद द करंट अप्रोच, अभी जो हमारा पर्सनल लॉ है इसमें डेमोक्रेसी की कोई झलक नहीं दिख रही है। डेमोक्रेसी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पे मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी है ही नहीं पर्सनल लॉ की वजह से। तो वो चीज़ें हैं। It is not because it is not the same for different religious group, but because their uniformity patriarchal course denies women equality before the law। वही चीज़ बात हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइडली रिपोर्टेड क्वेरी एज हाउ वन कंट्री, मतलब ये बता रहे हैं कि इतनी डाइवर्स कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री में अलग अलग लॉ सबके लिए क्यों होगा, एक ही लॉ होना चाहिए। बट सो डज द अपोजिशन व्हेन इट ट्रस्ट। तो अपोजिशन इसी ग्राउंड पे बातें कर रहा है कि नहीं ये फिर बहुत ज़्यादा ये सेंटीमेंट हर्ट होगा, वो चीज़ की बात। The antiquity of India's custom and the diversity of its peoples are both brought up to make a case for tiptoeing around the existing personal law despite their unequal right for men and women। ठीक है, इसको हमको पता है, अभी ये चल रहा है, men and women के बीच में अनइक्वल तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद भी ये चीज़ें पता नहीं कैसे ये सोसाइटी इतनी डाइवर्स कंट्री में, इतनी डेमोक्रेसी वाली कंट्री में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि पर्सनल लॉ से लोगों को डील किया जा रहा है इनइक्वालिटी के बाद भी। ठीक है, वो चीज़ें। But is this a valid argument at all? India's caste system is antique all right, but India's lawmakers were wisely enough to junk it in law very early in history। तो वही मतलब ये बता रहे कि ये चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तरह से लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ पे बात करते हैं कि समाज में सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए और समाज में सबको एक तरह से देखा जाना चाहिए, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे लॉ को फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं जो कि इक्वलिटी की बात करें। अब देखिए क्या है कि द मैटर ऑफ डाइवर्सिटी, नेक्स्ट कम्स डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी की बात होगी, इसके पहले तो हम ये देखें कि लॉ को कैसे बॉक्स करने की बात की, लॉ को जो क्यों ज़रूरी है उसकी बात हो रही थी। अब डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि अपोनेंट्स ऑफ रिफॉर्म सीम्स टू बी अनअवेयर दैट दे आर एक्सटोलिंग अ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अपोनेंट्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, इस वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। बट आप डाइवर्सिटी को किस बेसिस पे देख रहे हैं? रिलीजन के बेसिस पे वो लोग देख रहे हैं, बट डाइवर्सिटी रिलीजन के बेसिस पे थोड़ी होती है केवल, और भी बहुत डायमेंशन होते हैं डाइवर्सिटी के। हियर इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग पॉलिटिकल, जैसे प्रताप भानु मेहता जी ने क्या बोला था, इंडिया वॉज नॉट कंसीव्ड एज अ फेडरेशन ऑफ रिलीजन। तो इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे जो इंडिया का फेडरेशन है उसको नहीं देखना चाहिए। इंडिया में डाइवर्सिटी है बट रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी नहीं, और डायमेंशन को देखने की ज़रूरत है। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर जी बोले थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इज सेड टू हैव एक्सप्रेस सरप्राइज दैट रिलीजन वाज बीइंग गिवन एज मच इंपॉर्टेंस व्हेन चूजिंग इंडियाज पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो जब इंडिया का जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो रहा था तो उसमें रिलीजन को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, उस पर ये भीमराव अम्बेडकर जी बात किए थे। दिस ऑब्जर्वेशन हैव अ बियरिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग डिबेटेड और टुडे। वही चीज़ें अभी डिबेट चल रहा है कि क्यों इतना रिलीजन को ज़्यादा जगह दिया जा रहा है सोसाइटी में, क्यों नहीं इक्वालिटी और की बात की जा रही है। ठीक है, वॉट एवर इंडिया सिविल कोड अकॉर्ड विद द डिक्टेट्स ऑफ ऑल रिलीजन इज इररिलेवेंट। देखिए ये क्या होता है कि जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जितनी भी रिलीजन का जो डिक्टेट चलता है ना, जो मनमानी चलती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, वॉट मैटर्स इज दैट इट मस्ट बी इन अकॉर्ड विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो अभी की सोसाइटी में ज़रूरी है कि हम जो इक्वालिटी
की बात करें, लिबर्टी की बात करें, डिग्निटी की बात करें, इन सब बेसिस पे हम लॉ को डील करें। ऐसा नहीं कि हम रिलीजन के बेसिस पे, सेंटिमेंट के बेसिस पे हम पर्सनल लॉ क्रिएट करके हम समाज में इनइक्वालिटी लाएं और लोगों के जो राइट्स हैं उनको हैम्पर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि इट इज़ entirely possible to draft a civil code that preserves this idea without any reference to religious practice. This would have to merit of being secular in keeping with the defining character of India's constitution. जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इससे क्या होता है कि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा कंट्री सेकुलर है। सेकुलर इन द सेंस कि हम सारे धर्मों की रक्षा करते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन है तो आप अब अलग से पर्सनल लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अलग से आपका लॉ तो, आपका पर्सनल लॉ तो प्रोटेक्ट वैसे भी, आपका सेंटीमेंट, आपका रिलीजन तो वैसे भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर है इंडिया, और सेकुलर है तो सारे धर्म की रक्षा की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो फिर लॉ अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है? एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, और जो रिलीजन वाला पोर्शन है वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है रिलीजन को, तो अलग से लॉ बना के प्रोटेक्ट करना, अलग से लॉ बना के डिक्टेटरशिप क्रिएट करना ये ज़रूरी नहीं है। इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में देखा जाए। बाकी जो आपका जो अलग पोर्शन रिलीजन का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेकुलर है, तो वो सारे धर्म को ही रक्षा करेगा ही करेगा। अगला है कि सेल्फ अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीजन ग्रुप हैव रजिस्टर्ड कॉल फॉर अ कॉमन सिविल कोड ऑफ रिजॉर्टिंग टू आर्ग्यूमेंट दैट इट इन्फ्लुएंस अपॉन द रिलीजियस फ्रीडम। तो जो ऐसे क्या होता है कि जो धर्मों में आप देखते होंगे कि बहुत जो ट्रस्ट होता है उसके जो प्रेस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो लोग तो रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि फिर वो अपनी मनमानी से अपॉइंटमेंट करते हैं, वो हेरिडेटरी करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, बहुत बड़ा टेम्पल है, उसमें बहुत बड़ा अगर ट्रस्ट चलता है, तो उसका जो ट्रस्टी होगा, जैसे कोई आदमी उसमें अपॉइंट होगा, जो हेड होगा, वो हेरिडेटरी हो सकता है, वो पोजीशन हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से वो लोग अपॉइंट करते हैं। तो उसमें अपॉइंटमेंट में भी कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। तो अब वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्योंकि सबके पर्सनल लॉ हैम्पर हो जाएंगे। फिर वो राइट जो है उनके पास, वो चीज़ें हट जाएंगी उनसे। आर्ग्यूमेंट दैट they fail to see that religious freedom means the freedom to adopt the faith of the one's choice। देखिए, बात ये होती है कि रिलीजियस फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ये लोग जो डेफिनेशन देते हैं, जो बड़े बड़े आपके डिक्टेटरशिप, जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, वो बोलते हैं कि रिलीजन का मतलब ये होता है कि रिलीजियस राइट का मतलब उनके हिसाब से कुछ और है, बट रिलीजियस राइट का एक्चुअली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये है कि एक आदमी अपने हिसाब से धर्मों की को माने। ये चीज़ें होता है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो ये पर्सनल लॉ की ज़रूरत क्या है, उसी की बात हो रही है कि दे फेल टू सी दैट रिलीजियस फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम टू अडॉप्ट द फेथ ऑफ वंस चॉइस इन द डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फेथ सच एज पब्लिक वर्शिप। इंडियन कोर्ट्स हैव डिक्लेयर दैट इट शुड कन्फर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है कि आपको ये राइट है, आपके पास ये राइट है कि आप प्रोफेस कर सकते हैं कोई भी धर्म को आराम से। तो फिर अलग से ये राइट, ये इसमें अलग से लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है? पर्सनल लॉ में क्यों ये चीज़ें से इसको डिक्टेट किया जा रहा है? In what be considered one of the most significant social changes in India, restriction of temple entry। जैसे कि जो अवरना टेम्पल एंट्री में वहाँ पे जो चल रही थी, ऑलरेडी कोर्ट उस चीज़ को मना किया। फिर हम लोग सबरीमाला वाला केस पढ़े हैं कि वहाँ पे वुमेन की एंट्री मना की गई थी, लेकिन कोर्ट इंटरवीन करके वहाँ पे उस चीज़ को बैन करवाया कि वहाँ पे अब वुमेन भी एंट्री कर सकती हैं। सोचिए वो केस में क्या हुआ था, जो वुमेन की राइट नहीं दी जा रही थी वो दिया कोर्ट। तो जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑलरेडी सब चीज़ें प्रोवाइड कर ही रहा है, कोर्ट जो इनइक्वालिटी समाज में फैली है उस पर ऑलरेडी बातें कर रहा है, तो फिर ये पर्सनल लॉ की जो डिक्टेटरशिप है, पैट्रियार्कल हार्मोनी वाली, जो पैट्रियार्कल एक इमेज क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, जो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, उसको रहने का जगह क्यों है, उसको क्यों इतना तवज्जो दिया है, उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? फिर तो जब कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऑलरेडी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट है जो कि, तो ये अलग से पर्सनल लॉ बना के उसमें डिक्टेटरशिप दिखाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, क्योंकि जब टेम्पल एंट्री सबरीमाला वाला जो केस चला था जिसमें वुमेन्स की एंट्री को बैन किया जा रहा था, तो उस टाइम पे कोर्ट इंटरवीन करके उस इनइक्वालिटी वाली चीज़ों को दूर किया था। फिर अगला क्या है कि दिस माइलस्टोन पॉइंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट ऑफ रिलीजन एज बीइंग कन्फाइंड to such choice of one's faith and not to the extra constitutional expression of it, such as regulation of women's autonomy by men. This take us the question of efficacy of legislation in advancing right. For instance, when it comes to temple entry, we find instances of Dalit being denied
एंट्री इवन टुडे। तो जब हम देखते हैं टेम्पल एंट्री की बात करते हैं तो आज भी दलित जो है ना वो टेम्पल एंट्री में उनको बहुत तरीके से उनको रोका जाता है, मना किया जाता है। आज भी सोसाइटी में ये चीज़ें फैली हुई हैं। तो ये कहाँ से इक्वालिटी की बात हो रही है? अगर धर्म, अगर पर्सनल लॉ अगर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता तो फिर इनको बैन क्यों, इनको रोका क्यों जाता है मंदिर में जाने से? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ना तो ये सब चीज़ें जितनी भी डिक्टेटरशिप है ये सब हट जाएंगी। ये सारी समाज में जो ऑर्थोडॉक्स माइंड वाले जो लोग चल रहे हैं, जो ये चीज़ें फैला के रखे हैं कि नहीं ये लोग नहीं जा सकते, ये जा सकते, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी ये चीज़ें। फिर उसके बाद से क्या है कि देयर आर ऑल्सो रिकॉर्डेड केसेस ऑफ बाईगेमी। जैसे बाईगेमी, हिंदुओं में बाईगेमी चलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो पत्नियों को रखने वाला, दो पत्नियों से शादी करने वाला, तो ये चीज़ें चलती हैं हिंदू में। इसी तरह से जैसे मुस्लिम में पॉलीगेमी चलता है, एक से ज़्यादा, मतलब कई सारे, दो से भी ज़्यादा कर सकते हैं शादी मुस्लिम में। तो जब मुस्लिम वाले रजिस्ट करते हैं कि जब हिंदू में ये चीज़ ऑलरेडी बाईगेमी चल रहा है तो हम अपना पॉलीगेमी क्यों बंद करें? तो ये चीज़ें देखिए कितना ये अलग है। अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो सबको ये बैन किया जाता, सबके लिए ये बंद करवाया जाता। ठीक है, तो वो चीज़ें उसके बाद से क्या है, द राइट रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ रिलेवेंट हियर इज़ नॉट पैरिटी अमंग मैन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप व्हेन इट। तो ये पैरिटी जो अलग हिंदू को अलग देखना, मुस्लिम को अलग देखना, तो वो उनसे कंपेयर करना, इनसे कंपेयर करना, ये सब चीज़ों पैरिटी को दूर करके हमको एक पर्टिकुलर एक लॉ की बात करनी चाहिए। फिर क्या है कि the demand for that the section of the demand that the section of the population, whether tribal or Muslim, are entitled to separate personal law even when they are gender unjust, fails of acknowledge that they are equal beneficiaries of Indian democracy। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी में की बात है तो उसमें सब लोग इक्वल हैं, सारे लोगों को इक्वल दर्जा मिला हुआ है। तो फिर ये अलग अलग लॉ बना के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने का क्या मतलब है? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डेमोक्रेसी गारंटीज देम लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी में ऑलरेडी आपको लिबर्टी और इक्वालिटी दे रहा है, जो एक डिग्निटी के साथ समाज में जीने की आपको हर चीज़ें दे रहा है। तो फिर ये अलग अलग लॉ बना के आर्बिट्रेरी करना, ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन करना, ये चीज़ें क्यों जरूर, ये चीज़ें सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? फिर ये आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए और सबको एक तरह से ट्रीट करिए, वही बात है। फिर अगला आपका ब्रिजिंग द गैप, वही चीज़ें बता रहा है कि एलजीबीटीक्यू की बात किया कि 377 आर्टिकल जो सेक्शन जो था आईपीसी का, जिसमें आपको एलजीबीटी जैसे अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज किया गया था, तो उसमें एलजीबीटीक्यू वाले चीज़ों को जो क्रिमिनलाइज करते हैं किया गया था, उस प्रोविजन को हटा दिया गया। अभी बात ये कि एलजीबीटीक्यू को अभी सेम सेक्स मैरिज जो अभी चल रहा है वो अभी मैरिज की बात हो रही है, लेकिन सेम सेक्स जो है, जो कपल जो रहते हैं उनको पहले क्रिमिनलाइज किया गया था, उसको उस चीज़ को प्रोविजंस को हटा दिया गया। मतलब वो सोसाइटी में रह सकते हैं, बट ये है कि और फ्रीली घूम सकते हैं, अपना रिलेशन भी रख सकते हैं, बट शादी का दर्जा अभी भी नहीं मिला हुआ। तो इन लोग, ये भी एक नया तरीका है जो वो हो रहा है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जी भी 1947 में बोले थे इंडिपेंडेंस डे के दिन कि इन मैसेज टू द नेशन दैट स्टेटेड दैट द टास्क बिफोर इंडिया वाज टू क्रिएट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच विल इंश्योर जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन एंड वुमेन। तो मैन एंड वुमेन दोनों की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, बट ये जो पर्सनल लॉ है ये जस्टिस की कहीं भी बात नहीं करता है, क्योंकि ये मैन को ज़्यादा पैट्रियार्कल इनके लॉज होते हैं जो कि वुमेन को सोसाइटी में इक्वालिटी का दर्जा नहीं देते हैं। तो यही पूरा आर्टिकल का जिस्ट था, तो आप खुद से एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला ये है कि अ बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए इस बिल में क्या है कि जैसे अभी नया जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इस पे अभी ये बात होगा, जैसे मानसून सेशन जब होगा 20 जुलाई 20 से स्टार्ट होगा ये, और अगस्त 11 तक चलेगा। तो इसमें ये बिल को लाया जाएगा अभी ये पब्लिक डोमेन में रखा गया था। ड्राफ्ट बिल को दिसंबर 2022 में पब्लिक डोमेन में रखा गया था, लेकिन जो फाइनल बिल है उसकी बात नहीं की गई थी पब्लिक में। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पे प्रोटेक्शन, जैसे इसमें बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ 2 प्रोविजंस विच वुड ग्रेटली वीकन द इंडियन सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे आरटीआई एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसमें ये होता है कि आप किसी आरटीआई दाखिल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जो आरटीआई को के जो प्रोविजन उनको हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट था 2005 में लाया गया था, वो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, क्योंकि वो क्या होता है कि सिटीजन्स को एक राइट देता है कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वही लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी लॉ एंड द वुड एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड इज प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन ऑफ देयर रोल as the rulers and owners of the India. This is the outcome of people's struggle led by the जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था, उनके एजिटेशन
से जो था ये बिल को ड्राफ्ट किया गया था 2004 में। देयर वर इंटेंस डिस्कशन अबाउट इट्स प्रोविजंस एंड ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी टू केयरफुली क्राफ्ट इट्स प्रोविजंस। तो इसके बहुत देख के, बहुत सोच समझ के इसके प्रोविजंस को बनाया गया था। इट्स प्रियम्बल एलिगेंटली स्टेटस दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म सिटीजन्स। तो इसमें ये, इसके प्रोविजंस में ये लिखा गया था कि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी सरकार कितनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, कितने अच्छे से काम कर रही है, वो करप्शन तो नहीं कर रही है, और अगर कुछ है, अगर गलतियां हैं तो वो लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि लोग ही चुन के भेज रहे हैं तो लोगों के पास ये राइट होती है कि वो जाने। तो इसलिए लोग जो होते हैं आरटीआई दाखिल करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है इसमें कि इम्बास बाय द सिटीजन्स, गवर्नमेंट एंड दोज wielded by the levers of power have been perturbed by the transfer of power to the ordinary citizens. Citizens have taken the RTI like a fish of water, despite public official using various device to deny. देखिए पब्लिक ऑफिसर्स ऑलरेडी, देखिए बात ये है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हमेशा से डिनाई करेंगे ही सिटीजन्स को राइट ये जो मिला हुआ है कि अपने इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर रही हैं, तो वो तो हमेशा डिनाई करेंगे। बट ये लोग जो होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो आरटीआई दाखिल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब वो लूप होल ढूंढेंगे, पब्लिक एजेंसी क्या करेंगी, जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो लूप होल ढूंढेंगी कि हम लूप होल कैसे निकालें कि हम इन्फॉर्मेशन ना दें। द लॉ रिकॉग्नाइज दैट द डिफॉल्ट मोड इज ईच सिटीजन हैज द राइट टू एक्सेस ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट। तो उनके पास ये राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे बात ये है कि पूरा टोटल इसमें जो एक्ट है, ये पूरा आर्टिकल जो इसमें ये बात है कि जो जैसे कि 10 सब्सटेंस, जैसे कि उसमें सेक्शन होते हैं, जैसे आपका उसमें डेटा आरटीआई में 10 सेक्शन है, उस सेक्शन को सेक्शन 8 क्लॉज 1 में 10 सब सेक्शन जोड़े गए थे ए से लेके जे तक। उस जे वाला जो सेक्शन है 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे जो सेक्शन है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात बोली गई है कि अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बट अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो पब्लिक डोमेन में यूज़ हो रहा है तो फिर वो उसका डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो इसी को बहुत लूप होल तरीके से यूज़ किया जाता था। जैसे जो ऑफिसर्स होते थे वो अपने इन्फॉर्मेशन को डिक्लाइन करते थे, देने से मना करते थे इसी प्रोविजंस का यूज़ करके ये बोल के कि ये जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे रिक्वेस्ट किया गया था कि जैसे पता करने के लिए कि जैसे जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है जो आईएएस ऑफिसर्स को दिया जाता है, तो वो कैसे दिया गया था, उसका जो डिटेल मांगा गया था वो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम बोल के सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे का प्रोविजंस बता के उसमें नहीं दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। तो वही बता रहे कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 में ये जो क्लॉजेस दिए गए हैं ए से लेके जे तक, तो जे क्लॉज का यूज़ इतना मिसयूज़ होता है। जैसे कि मांगा गया था कि रिक्वेस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उनके जो फंड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको भी मना कर दिया गया था। फिर जो डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर फंड, जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होता है, जो हम लोग पीएम फंड जो हम लोग सुनते हैं ना, उसमें भी पैसे कितने गए कितने आए उसका इन्फॉर्मेशन मांगा गया था, तो उसको भी डिक्लाइन किया गया था इसी बेसिस पे। फिर बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, घोस्ट एम्प्लॉयज़, घोस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड करप्शन इन सिलेक्शन ऑफ जॉब्स एंड नॉन कन्फर्मेंस ऑफ टू रूल्स एंड लॉज। फिर ये सब चीज़ें जो थी इन सब को इन्फॉर्मेशन मांगा गया था, जैसे कि फाइल नोटिंग एंड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स। तो ये सब चीज़ें जो थी, करप्शन वाला चीज़ हो गया एलिमेंट, ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मांगा गया था बट डिक्लाइन किया गया था। तो वही बात हो रही है कि अगर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये कहीं 8 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जे को हो मतलब एक हो सकता है कि अच्छे से फ्रेम करे। ये डिमांड हो रहा है कि जैसे कि ऑथर का बोलना यही है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसा होना चाहिए कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे को एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करे, ताकि जो ये लूप होल है वो दूर हो जाए। बट गवर्नमेंट एक ऐसे मोटो को लेके आ रही है कि वो और ज़्यादा लूप होल क्रिएट करे, ताकि गवर्नमेंट एजेंसी को और ज़्यादा राइट मिल जाए अपने इन्फॉर्मेशन को ना डिस्क्लोज करने का। मतलब पीपल्स के पास जो राइट है वो जो इन्फॉर्मेशन लेने की वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगी अगर ये बिल पास होगा। तो ये ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है, अगला न्यूज़ है आपका इंडिया यूएई का। तो देखिए इंडिया यूएई के बीच में जो अभी जो डील साइन हुआ है कि रुपीज़ और दिरहम में जो ट्रेड होगा, तो इंडिया जैसे ये क्या था कि यूएस डॉलर से ये टिल्ट हो रहा है, क्योंकि यूएसए क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सैंक्शन लगाता है। जैसे काटसा उसका सैंक्शन लगाने का जो प्रोविजंस है काटसा के थ्रू, तो वो सैंक्शन लगाता है। तो इसी चीज़ से टिल्ट होकर ये लोग क्या होता है कि अब जितनी भी कंट्रियाँ, इंडिया तो मोस्टली कोशिश कर रहा है कि वो बायलैटरल ट्रेड का एक मैकेनिज्म लाए जिसमें वो अपनी रुपी से ट्रेड कर सके। तो जैसे यूएसए के साथ, जैसे रसिया के साथ जैसे रूबल में था, वैसे अभी ये यूएई के साथ दिरहम में ट्रेड करने की बातचीत चल रही है।
एक्चुअली ये डील साइन भी हो चुका है, अब रुपये और दिरहम में ट्रेड होगा। तो वही सब बात हो रही है अभी। इस पर हम लोग बात कर चुके थे कि क्या क्या इसमें बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट्स की बात यही है कि अब दोनों कंट्रीज होंगे, एक दूसरे की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें जो ट्रांजेक्शन होगा वो अपने डोमेस्टिक कंट्री के जो डोमेस्टिक जो करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे। तो पूरा न्यूज़ यही था। फिर अगला आपका है डिस्प्यूट सेटलमेंट दैट हैव नो पैरेलल। जैसे कि WTO के अंदर में जो कुछ अभी डिस्प्यूट चल रहा था 2019 में, कुछ जो अप्रेजल कमेटी थी, अप्रेजल बॉडी थी WTO के, तो वो अभी डिस्प्यूट को देख रही थी। उससे पहले ही जो इंडिया और USA हैं उस डिस्प्यूट को 6 ऐसे डिस्प्यूट थे जिस पे इन लोग बात किए थे। जैसे इंडिया जो है सोलर पावर पे जो कुछ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को रखा था उस पर USA को नाराज़गी थी, उस पर बात हुआ है। प्लस USA जो अपने कंट्री में जो कुछ ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगाता था उस पर बातचीत हुआ है। तो ये इसमें बस यही है, 6 कुछ ट्रेड के रिलेटेड बातें हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं उतना लगा मुझे, बट आप एक बार रीड कर सकते हैं। बस 6 डायमेंशन क्या था, आगे तो वही बात हुई। मतलब ये लोग ये था कि जैसे कि एक मल्टीलेटरल एजेंसी जो WTO है जिसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं, तो उस एक लेवल पे बात करना एक बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। इसलिए ये बायलेटरल जो टॉक हो रहा है, जो बायलेटरल मीटिंग हो रही है, जो एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं, जो एक मीटिंग के थ्रू एक हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मैकेनिज़्म था कि ये 6 जो डिस्प्यूट था इंडिया और USA का, जो इंडिया के कुछ डिफरेंसेस थे और USA का डिफरेंस था, तो उसमें बातचीत हुआ करके ये लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं और एक डील साइन किए हैं। ठीक, बाकी आप ये रीड कर सकते हैं। तो ये इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, तो आप ये खुद से पढ़ के और एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। फिर कोई अगर क्वेरीज होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।